वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। गाइज ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगातार न्यूज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगेन फिर से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कहा। इन्होंने कहा कि हमारी कंट्री के अंदर जो कुछ कुछ महीनों में जो इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं, तो उसकी जगह सिर्फ एक ही इलेक्शन कंडक्ट होना चाहिए, और यही आज की कंट्री की डिमांड है, नीड है, राइट। क्योंकि जब हमेशा जो कुछ कुछ महीनों में जो इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं, तो उस कारणवश काफी सारे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज जो होती हैं, डेवलपमेंटल वर्क जो होते हैं, प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, वो बाधित होते हैं, हैम्पर होते हैं। तो ऐसा कहा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने, और ये चीजें उन्होंने कही 80th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस के दौरान। इन्होंने इवन ये भी सजेशन दिया कि सिर्फ एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए, जिसका उपयोग किया जाना चाहिए लोकसभा, विधानसभा और दूसरे इलेक्शंस में। तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, बात करेंगे कि ये फायदेमंद है कि नहीं। तो पूरी चीज जो है वो इसकी अच्छे से देखेंगे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज तो वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो क्या होता है। तो देखो गाइस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हमारी पूरी कंट्री के लिए, पूरे नेशन के लिए सिर्फ एक ही इलेक्शन होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा का हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हो, पंचायत का हो, अर्बन लोकल बॉडीज का हो। तो 5 सालों में सिर्फ एक ही बार इलेक्शन होना चाहिए। तो ये चीज होती है वन नेशन वन इलेक्शन में। इसकी एक डेफिनेशन अगर की बात करें तो देखिए गाइस, क्या क्या चुनौतियां हम लोग को देखने को मिलती है जब हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं समय समय पर, राइट। 5 सालों के अंदर अगर मल्टीपल इलेक्शन होंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि स्टेट में अलग इलेक्शन हो रहा है, राइट, सेंटर का अलग इलेक्शन हो रहा है, लोकल बॉडीज का अलग इलेक्शन हो रहा है। जब इतने सारे जब इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है पैसा। पैसा बहुत खर्च होता है इसमें। देखो, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स का इस्तेमाल सरकार क्या करती है, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह में लगाती है, राइट। जो पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो होती है, उसमें पैसा खर्च करती है सरकार, जिससे हमें जो है वो फायदा मिल सके। रोड बनवाती है, अलग अलग चीजें बनवाती है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। बट वही पैसा जो है, जो हम लोग टैक्स के तौर पर जो पे कर रहे हैं, वो टैक्सेस जो है हमारी, यानी कि वो जो हमारा पैसा जो है वो इलेक्शन में लगता है, इलेक्शन को मेंटेन करने के लिए लगता है, मैनेज करने के लिए लगता है। इवन जो कैंपेनिंग जो कंडक्ट की जाती है ये पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, तो उसमें भी पैसा लगता है। तो ये चीज है कि हमारा पैसा यहां पर लग रहा है। जो पैसा इस्तेमाल होना चाहिए डेवलपमेंटल एक्टिविटीज पर्पस के लिए, वो पैसा इलेक्शन में जाता है। इसके अलावा पॉलिसी पैरालिसिस, आचार संहिता लग जाती है इलेक्शन के समय पे, आपको पता होगा। तो उस समय जितने भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, सब रुक जाती हैं। तो ये एक बड़ा इशू है। इसके अलावा जो एसेंशियल सर्विसेज जो है, उसकी डिलीवरी के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा मैन पावर, जो क्रूशियल मैन पावर है, पुलिस वगैरह जो है, हमारी पुलिस जो है वो हमारी सेवा के लिए होनी चाहिए, बट इलेक्शन के दौरान पुलिस जो है वो लग जाती है इलेक्शन को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, राइट। कहीं पर क्राइम हो जाए, गंभीर क्राइम हो जाए, बट उस समय फोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी, क्योंकि पुलिस वहां पर तैनात होती है। तो ये वाली चीज है। तो हमारी जो क्रूशियल मैन पावर है वो डाइवर्ट हो जाती है इलेक्शन के दौरान, राइट। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर प्रेशर होता है। अब देखो, पॉलिटिकल पार्टी जो है एक रूलिंग पार्टी है, ठीक है, रूलिंग पार्टी है जो सरकार चला रही है और जो कार्य कर रही है, बट उसको ये चिंता भी है कि अरे यार, इस क्षेत्र पे इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है और हम चाहेंगे कि हमारी ही पार्टी जो है वो उस क्षेत्र पर जीते। तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि रूलिंग पार्टी जो है वो पूरी तरह से अपना फोकस, अपना ध्यान जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए नहीं कर रही है, राइट। वो ध्यान जो है उसका थोड़ा बहुत जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। वो फोकस कर रही है कि यार, इस क्षेत्र पर भी हमें इलेक्शन कंडक्ट हो रहा है, इस क्षेत्र पर, और इस क्षेत्र पर हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी जीते। तो पूरी तरह से फोकस नहीं हो पा रहा ना पॉलिटिकल पार्टी का, राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के लिए नहीं हो पा रहा है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। उनका फोकस तो ये भी है कि यार, उस क्षेत्र पर इलेक्शन हो रहा है तो हम वहां पर भी जीत सकें। तो ये वाली चीज है। और इलेक्शन जो है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और दूसरी बात, जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी जो हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके लिए मुसीबत आ जाती है, क्योंकि इलेक्शन के दौरान बहुत पैसा खर्च करना होता है, जो कि उनके पास इतना नहीं हो पाता। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमेशा जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, वो ही हमेशा पावर पे आती जा रही हैं। छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को, रीजनल पार्टीज को मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये एक इशू है। आगे की बात करें कि साइमल्टेनियस जो इलेक्शन होते हैं, तो उसके क्या बेनिफिट हम लोग को नजर आते हैं, यानी कि एक साथ अगर चुनाव होंगे, राइट, तो उसके क्या लाभ होंगे। तो गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी। जस्ट जो चीज मैंने आपको बताई उसका उल्टा ही। सबसे पहली बात तो पैसा बचेगा, राइट। रेवेन्यू जो है वो हमारे जो टैक्सेस है वो सही जगह पे इस्तेमाल होंगे, राइट, प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे। ग्रोथ, हेल्थ केयर एक्टिविटीज हम लोग इंप्रूव करेंगे। तो जो भी प्रॉब्लम्स आज की डेट में चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा हम लोग जो है वो हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा रहेगा, फंडिंग रहेगी उसके लिए, राइट, क्योंकि फंडिंग जो है वो इलेक्शन में बर्बाद नहीं होगी। तो ये चीज है। गवर्नेंस और कंसिस्टेंसी हम लोग को देखने को मिली। वही चीज मैंने आपको बताया कि रूलिंग पार्टी जो है उसका सिर्फ एक ही फोकस रहेगा, गवर्नेंस के ऊपर, लेजिस्लेशन के ऊपर, प्रॉपर कानून बनाने के ऊपर,
राइट, इस कंट्री के डेवलपमेंट के ऊपर, तो वो पूरा फोकस वो डेवलपमेंट और ग्रोथ पे करेंगे रादर देन ये सोचने में की बजाय कि उनको कहां कहां पर जो है वो इलेक्शन हो रहा है और उनको कहां कहां पर जीतना है। तो उनका पूरा फोकस जो होगा वो डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए होगा। तो ये वाली चीज है। पैसा मैंने आपको बता दिया, पैसा बचेगा, हमारी जो क्रूशियल मैन पावर जो है, हमारी जो फोर्सेज है, उनको बार बार जो है वो तैनात नहीं होना पड़ेगा। राइट, इलेक्शन जब कंडक्ट होता है तो वो सिर्फ फोकस करेंगे इस कंट्री में सिक्योरिटी पर्पस। जैसे पुलिस का एग्जांपल है, पुलिस जो है वो हमारी सिक्योरिटी के लिए काम करेगी रेदर देन इलेक्शन मैनेज करने की जगह, है ना। तो ये वाली चीज है। तो ये कुछ चीज है। एफिशिएंसी गवर्नेंस में हम लोग को देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा। आपको पता होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा काला पैसा जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। राइट, तो वो काला पैसा जो है वो नहीं लगाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं काले पैसे का उपयोग थोड़ा सा कम हो जाएगा। राइट, इस चीज के थोड़ा सा नहीं, वैसे तो बहुत ज्यादा होगा कि इलेक्शन के दौरान बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। राइट, तो ये वाली चीज है। इसके अलावा लोगों की भी एक मेंटालिटी हम लोग को ये देखने को मिलती है, जैसे कि अपन वोटर्स की बात करें तो वोटर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को चूज कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, राइट, तो वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को अपनी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चूज करते हैं। राइट, तो वोटर की हमेशा टेंडेंसी हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। राइट, तो ये वाली चीज है। और साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए, यानी कि इसको अगर हम लोग को लागू करना है तो हमें कौन से चेंजेस लाने होंगे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेजिस्लेशन के अंदर, राइट, कानून वगैरह में क्या क्या चेंज करना होगा। तो आर्टिकल 83 को हमें अमेंड करना होगा। आर्टिकल 83 जो कि डील करता है कि एक हाउस जो है पार्लियामेंट का, तो उसमें उसका कितना ड्यूरेशन होना चाहिए। राइट, तो उसके साथ ये डील करता है। आर्टिकल 85 को अमेंड करना होगा, जो कि हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को, तो उससे रिलेटेड अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे। आर्टिकल 172 की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके ड्यूरेशन से रिलेटेड ये आर्टिकल 172 हमें देखने को मिलता है, तो इसको जो है वो अमेंड करना होगा। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये जो कानून है उसको चेंज करना होगा, उसमें अमेंडमेंट लाने पड़ेंगे कि जो पार्लियामेंट और जो स्टेट असेंबलीज जो हम लोग को देखने को मिलती हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह, तो उसमें उनका जो टेन्योर है वो स्टेबल रहे, तो उसके लिए अमेंडमेंट लाए जाएंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पावर्स जो है और जो उनके फंक्शन जो है उसको चेंज थोड़े करने पड़ेंगे, राइट, जिससे कि ये साइमल्टेनियस इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कर सकें। साथ ही साथ डेफिनेशन जो है वो ऐड करनी होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर साइमल्टेनियस इलेक्शन की, और इसमें मतलब सेक्शन 2 जो है उसमें ये चीज ऐड होगी। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। अब देखिए ये जो टॉपिक है इसमें तो अपन ने बात जो है वो ये सब चीजों के बारे में करी, बट मैं चाहूंगा कि एक अपन आर्टिकल को देखें। ये जो आर्टिकल है ये दैनिक भास्कर का है। दैनिक भास्कर की ऑफिशियल वेबसाइट से मैं ये आर्टिकल आप लोग के लिए उठा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि ये दैनिक भास्कर की पूरी ऑफिशियल वेबसाइट है, बट इसमें क्या रहता है कि मैंने इसको आपके लिए रीडर्स मोड पे ओपन किया हुआ है, जिसके चलते अपन कोई एड्स वगैरह ना देखें, सिर्फ कंटेंट के ऊपर फोकस करें। तो इस आर्टिकल को एक बार आप सुनिए ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें आपकी और कंसेप्ट क्लियरिटी होगी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, जिससे कि आपका पूरा टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव तौर से प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी क्लियर हो रहा है और मेंस पर्सपेक्टिव से अब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि मई 2014 में जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर हम लोग को मोदी सरकार देखने को मिली थी, तो उसके कुछ समय के बाद ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है वो चर्चाएं शुरू हो गई, और मोदी जी ने कई बार वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में जो है वो कहा, सपोर्ट किया कि इस प्रकार का होना चाहिए, और अभी रिसेंट पास्ट में भी सपोर्ट किया गया, तो अभी फिर से इन्होंने दोहराया। और संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे के मौके पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आज एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ बहस का मुद्दा नहीं रहा, ये भारत की जरूरत है, ये नीड है, जिसको मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था। इसलिए इस मामले पर गहन विचार विमर्श और अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ऐसा हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुमकिन है? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं, तो ये पूरी चीज अपन डिटेल में अब समझते हैं। तो सबसे पहले तो वन नेशन वन इलेक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर भी एक बार इसको देख लेते हैं, जिससे कि आपको फिर से रिवाइज हो रहा है जो अभी के अभी आपने जो पढ़ा। तो वन नेशन वन इलेक्शन या एक देश एक चुनाव का मतलब हुआ कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा का चुनाव, यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली का एक साथ चुनाव और भी जो लोकल जो हम लोग को बॉडीज देखने को मिलती है, तो उसका एक साथ इलेक्शन। और आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे। तो ये आपके लिए एक बड़ा एग्जाम्पल भी मिल गया, क्योंकि मैं आपके लिए जो कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं ये मेंस पर्सपेक्टिव से होता है। मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद जो है आप लोग को जो है वो पूरी यानी कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो यहां पर प्रोवाइड कराता हूं। तो आप अगर ये सीरीज रेगुलरली देख रहे हैं, इस चैनल पे आप रेगुलरली बने हुए हैं,
तो आपकी प्रिपरेशन बहुत सॉलिड होगी, क्योंकि देखो मैं सिर्फ एक सोर्सेस के ऊपर सीमित नहीं होता, मुझे जहां से भी इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है वो मैं उठा लेता हूं, जो भी मुझे आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगता है वो आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूं। तो अभी ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आप उपयोग करेंगे, तो रिकॉर्ड करते चलिए। जो भी इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में मैं आपको समझा ही रहा हूं, समझ तो आपको आ ही रहा है, तो आप कहीं पे नोट डाउन करते चलिए जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, जिससे कि आप अपने आंसर में ये सब चीजें मेंशन करेंगे, आगे की चर्चा करेंगे। तो 1968 और 1969 में कई बार विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई, यानी कि उनका टेन्योर पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो डिसॉल्व हो गई थी। इसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई, वो भी डिसॉल्व हो गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। पहले ही ऐसा हुआ करता था, बट फिर ये जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि डिसॉल्व होना शुरू हो गई असेंबली तो, और लोकसभा भी। तो क्या वाकई इसकी जरूरत है? तो दिसंबर 2015 में लॉ कमीशन ने वन नेशन वन इलेक्शन की एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अगर देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो इससे करोड़ों रुपए बचाए जा सकेंगे, जो कि अपन ने अभी ऑलरेडी समझा थोड़ी देर पहले। इसके साथ ही बार बार चुनाव आचार संहिता ना लगने की वजह से डेवलपमेंट वर्क पर भी असर नहीं पड़ेगा, डेवलपमेंटल वर्क भी जो है वो चलता रहेगा। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई थी और देश में एक साथ एक चुनाव कराए जाना चाहिए। तो देखो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है उसमें भी इन्होंने सपोर्ट किया है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो ये वाली चीज भी रिकॉर्ड कर लो। आगे की बात करें तो क्या चुनावी खर्च सरकारी है? तो क्या सरकार जो है ये खर्च करती है? तो हाँ, उम्मीदवार तो अपने प्रचार का खर्च उठाते हैं, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स वगैरह जो होते हैं, वो जो भी कैंपेनिंग वगैरह कर रहे हैं, वो खुद ब खुद अपना खर्चा उठाते हैं, लेकिन चुनाव कराने का पूरा खर्च सरकारी होता है। मतलब मैंने आपको वही चीज एक्सप्लेन करी थी कि टैक्स पेयर पैसा होता है, यानी कि जो हम लोग जो टैक्सेस पे कर रहे हैं, तो वो पैसा जो है वो यहां पर लग रहा है। अक्टूबर 1979 में लॉ कमीशन ने चुनावी खर्चे को लेकर गाइडलाइन जारी की थी। इस गाइडलाइन के मुताबिक लोकसभा चुनाव का सारा खर्च केंद्र सरकार उठाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उठाती है। इसी तरह विधानसभा चुनाव का सारा खर्च स्टेट गवर्नमेंट उठाती है, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी इलेक्शंस वगैरह कंडक्ट होते हैं तो उस पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट पूरा खर्चा उठाएगी, और सेंट्रल के जो इलेक्शन होते हैं, यानी कि लोकसभा के जो भी इलेक्शन होते हैं, तो उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट खर्चा उठाती है। अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ किसी राज्य में विधानसभा चुनाव भी होते हैं तो उसका आधा आधा खर्चा केंद्र और राज्य सरकार दोनों उठाती है। तो कुल मिलाकर टैक्स पेयर मनी जो है वो यहां पर जाता है इलेक्शन के दौरान। तो जानिए लोकसभा चुनाव में कितना सरकारी खर्च होता है, तो इसका भी एक आपको आइडिया, अनुमान होना चाहिए कि कितना चुनाव में, इलेक्शन में कितना ज्यादा खर्चा होता है। तो इलेक्शन कमीशन के मुताबिक देश में 1952 में जब पहली बार लोकसभा चुनाव किए गए थे तब 10.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। 10.5 करोड़। कब की बात है ये? 1952 की। 1957 और 62 में जो खर्च जो था वो कम हुआ था, लेकिन 1967 में चुनाव से हर साल केंद्र सरकार का खर्च बढ़ता ही गया। फिलहाल 2014 के लोकसभा चुनाव तक के ही खर्चे का ब्यौरा है। 2014 में 3,870 करोड़। यहां कितने थे? 10.5 करोड़। यहां देखिए 3,870 करोड़। तो ये लेटेस्ट रिकॉर्ड है जो कि आप मेंशन कर सकते हैं कि इतना ही, मतलब मोर ऑलमोस्ट अराउंड 4,000 करोड़ रुपीस, या फिर आप कह सकते हो कि 3,500 करोड़ रुपीस से ज्यादा खर्चा इलेक्शन में कंडक्ट हुआ था 2014 में। तो देखिए आप कितना ह्यूज अमाउंट जो है हम लोग को खर्चे का देखने को मिलता है, और ये पूरी रिकॉर्ड है कि चुनाव के अंदर कितना खर्चा होता है। ये भी आप देख सकते हैं आप चाहें तो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोर्स के थ्रू ये पता लगा है। तो देखिए ये तो हुई लोकसभा चुनाव के खर्च की बात। अब विधानसभा चुनाव की बात करें, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो हम लोग को देखने को मिलता है खर्चा बैठता है, तो 2018 में लॉ कमीशन ने एक और रिपोर्ट पेश करी। उसमें उन्होंने बकायदा बताया कि जितना खर्चा होता है लोकसभा चुनाव के दौरान, उतना ही लगभग आसपास का खर्चा राज्यों के अंदर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जो इलेक्शन कंडक्ट होते हैं तो उतना ही होता है। जैसे कि अभी हमने बात करी 3,500 के आसपास, 3,500 करोड़ के आसपास का खर्चा जो है वो बैठा था 2014 में, राइट, लोकसभा चुनाव में। तो बिल्कुल अगर पूरी स्टेट के खर्चे को ऐड कर देंगे अपन कि स्टेट्स में जो इलेक्शन हुआ है लगभग उतना ही हुआ है, तो ऑलमोस्ट हम लोग को देखने को मिलता है कि इलेक्शन में 6,000 से ज्यादा या फिर ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ के आसपास खर्चे बैठते हैं पूरे टोटल हमारी कंट्री के अंदर, क्योंकि अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह इलेक्शन होता है। और बाकी उसके अलावा और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है वो हैम्पर तो होती है। ये आप डेटा भी देख सकते हैं कि ये डेटा जो है वो आंकड़े जो है वो करोड़ों रुपए में है। अगर 2014 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ था, देखिए अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं मध्य प्रदेश को, तो लोकसभा के चुनाव के अंदर मध्य प्रदेश में 198 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। वहीं
विधानसभा के लिए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए मध्य प्रदेश के अंदर 130 करोड़ खर्च हुए हैं, राइट। मतलब ऑलमोस्ट, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, आप देख सकते हैं बकायदा। ये ब्लू वाला जो फिगर है ये हम लोग को लोकसभा चुनाव का देखने को मिल रहा है, और येलो वाला स्टेट के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसका हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो देखो ऑलमोस्ट सेम, इक्वली खर्चा हम लोग को नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के अंदर तो हद हो गई, 487 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं महाराष्ट्र के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए। और स्टेट की अगर हम लोग बात करें महाराष्ट्र की, तो उसमें इलेक्शन में 461 करोड़ रुपीस खर्च हुए हैं। तो ऐसे करके पूरे हमारी जितनी भी स्टेट्स हम लोग को देखने को मिल रही हैं, अगर हम लोग पूरे इलेक्शन की अगर हम लोग बात करें ऑल ओवर, तो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास खर्चा बैठता है। तो क्या एक साथ चुनाव कराने से खर्चा बचाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, खर्चा तो बचेगा, इसके बारे में अपन ने बात भी करी थी। तो हाँ, एक साथ चुनाव कराने के पक्ष में बोलने वाले यही तर्क देते हैं। लॉ कमीशन और नीति आयोग की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो इससे खर्चा काफी कम किया जा सकता है। हालांकि साथ चुनाव कराने से खर्च कितना बचेगा इसका आंकड़ा तो रिपोर्ट ने नहीं दिया, बट ये कहा कि कम होगा, बट कितना कम होगा तो उसके बारे में भी कोई ऐसी जानकारी नहीं है। और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें उन्होंने बताया था, एनालाइज किया था कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हम लोग एक साथ कराते हैं, यानी कि इसी वन नेशन वन इलेक्शन के तर्क पर अगर इलेक्शन कंडक्ट होते हैं, तो उससे 4,500 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? तो बताया क्योंकि ईवीएम ज्यादा लगेगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो ज्यादा लगेगी। बट धीरे धीरे करके ये जो एक्स्ट्रा जो खर्चा है ना, ये भी उन्होंने बताया कि ये कम होता जाएगा, राइट। अगर हम लोग बात करें 2024 में इलेक्शन की, तो उस समय 1751 करोड़ रुपए का ही खर्चा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये कम इसलिए होगा क्योंकि इसको इस तरीके से आप समझो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने जो है, मतलब कुछ ऐसी चीज है कि आप वन टाइम परचेज करते हो, बट उसको आप बाद में भी उपयोग करते, जैसे कपड़ों की बात करें, अपन ने एक महीने में 2 कपड़े खरीदे, राइट। अब उस 2 कपड़ों को आप जो है वो कुछ और भी महीनों तक चला, अब 2 कपड़े आपने एक महीने में खरीद लिए, तो अगले महीने आपको कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं है। तो आपने जिस महीने में जो खर्चा किया था, नेक्स्ट महीने आपका उतना खर्चा नहीं होगा ना कपड़े खरीदने में, क्योंकि आप ऑलरेडी खरीद चुके हो, जिसको आप यूज कर सकते हो। तो इसमें जो भी डिवाइसेस वगैरह खरीदी जाती हैं, तो वो लॉन्ग टर्म तक आप उसको चला सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसको ऐसे समझो आप। तो इसलिए कहा कि एक बार पैसा तो ज्यादा लगेगा, बट लॉन्ग टर्म को अगर अपन देखें तो पैसा जो है वो कम होता हुआ जाएगा, राइट। खर्चा जो है वो कम होता हुआ जाएगा। जब खर्च बच रहा है तो फिर साथ चुनाव कराने में दिक्कत क्या है? इतने इसके पॉजिटिव अपन ने चीजें देख ली, और जब मैंने आपको उसमें भी बताया था, पॉइंट वाइज भी आपको पूरे स्टार्टिंग में डिस्कस कराया था, तो उसमें भी मेनली हम लोग को क्या दिखाई दे रहा था कि इससे हमारा फायदा हो रहा है वन टाइम इलेक्शन कराने से। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है सिविल सर्विसेज पर्सपेक्टिव से। तो देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होगा कि लोकसभा में अगर कोई पार्टी रूल करेगी तो उसको भी 5 साल तक ही रूल करना होगा, और राज्यसभा के अंदर भी 5 साल तक ही रूल करना होगा। तो फिक्स्ड होगा ये पूरा टेन्योर, राइट। और आपको एक चीज पता होगी गाइस इमरजेंसी के बारे में, कि किसी राज्य वगैरह में अगर इमरजेंसी लग जाती है, किसी स्टेट में अगर इमरजेंसी लग जाती है, तो उस समय ये हम लोग को प्रोविजन देखने को मिलता है आर्टिकल 83 क्लॉज 2 में, कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल एक बार में सिर्फ 1 साल तक ही बढ़ाया जा सकता है, यानी कि कार्यकाल बढ़ सकता है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि लोकसभा और अगर विधानसभा की अगर हम लोग बात करें, और एक ही साथ अगर इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं, बट कहीं पर इमरजेंसी लग जाए किसी कारणवश, तब क्या होगा कि उस स्टेट के अंदर कार्यकाल बढ़ जाएगा। तो फिर हमने क्या देखा, फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि फिर एक साथ इलेक्शन कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ना एक ही टाइम पे, क्योंकि वो तो कार्यकाल बढ़ गया, यहां पे कार्यकाल बचा नहीं। फिर क्या क्या होगा कि मतलब एक साथ नहीं हो पाएगा ना, पॉसिबिलिटी बनी नहीं पाएगी एक साथ होने की। इसको ऐसे समझो यार कि एक स्टेट के अंदर इलेक्शन मतलब कि टेन्योर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का वो बढ़ गया है, बट लोकसभा के अंदर नहीं बढ़ा है। फिर क्या लोकसभा को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा, या पूरे देश के अंदर एक्सटेंड करना पड़ेगा क्या? तो ये एक बड़ा इशू है, राइट। और संविधान के आर्टिकल 83 के मुताबिक लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का ही है, और विधानसभा का भी कार्यकाल 5 साल का ही है। वो आर्टिकल 172 क्लॉज 1 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। बट इमरजेंसी के समय पर इसको बढ़ाया जा सकता है, और 1977 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब उस समय लोकसभा का जो कार्यकाल था वो 10 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तो ये एक बड़ा इशू है कार्यकाल का। तो 5 साल से पहले भंग कैसे होगी, यानी कि अगर डिसॉल्व करना है असेंबली को 5 साल से पहले, तो कैसे होगी? तो लोकसभा और विधानसभा को 5 साल से पहले किसी आधार पर डिसॉल्व किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 बी में राष्ट्रपति के पास लोकसभा भंग करने का अधिकार होता है। हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो हैं, उनके पास पावर होती है कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आर्टिकल 174 क्लॉज 2 बी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि गवर्नर के पास जो है वो विधानसभा को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने का अधिकार होता है, पावर होती है। लेकिन यहां भी एक पेंच है,
वो ये कि अगर राज्यपाल विधानसभा भंग करने की सिफारिश करते भी हैं और दोबारा चुनाव कराने की जरूरत पड़ती है तो संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी होगी। तो मतलब कुल मिलाकर टेन्योर जो है वो प्रॉपर तरीके से, जिस प्रकार से अपन फिक्स्ड टेन्योर, स्टेबल टेन्योर की जो बात करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन में, वो फिर नहीं चल पाएगा, वो एक बड़ा इशू आएगा। और अगर लोकसभा 5 साल से पहले भंग हुई तो एक साथ चुनाव कराने में तीसरी दिक्कत यह है कि अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही डिसॉल्व कर दी गई तो क्या होगा, तो दूसरे स्टेट में भी तो फिर इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना, क्योंकि अभी तक लोकसभा 6 बार 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई। तो लोकसभा तो कई बार भंग हुई है, डिसॉल्व हुई है, तो उस समय क्या लोकसभा डिसॉल्व होगी तो क्या स्टेट के भी इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट करने होंगे क्या? नहीं ना, तो बहुत इशू हो जाएगा ये। तो ये बहुत दिक्कत वाला काम है, अभी इतना इजी नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट करना, तो इसके बारे में भी आपको पता है। इसलिए मैं ये वाला आर्टिकल आपके सामने लेकर आया कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो जबकि एक बार इसका कार्यकाल 10 महीने के लिए बढ़ा था, जो मैंने भी आपको बताया 1977 के दौरान, मतलब अगर साथ में चुनाव हो भी जाते हैं और लोकसभा समय से पहले भंग कर दी जाती है तो स्थिति दोबारा से वही बन जाएगी जो अभी है, राइट? यानी हम घूम फिर कर दोबारा से अलग अलग चुनाव की तरफ ही आ जाएंगे। तो ये इसको कैसे फिर अपन रोक पाएंगे? और इसको अगर रोकेंगे तो हमारी कंट्री, यानी कि हमारी जो इंडिया है, उसका फेडरल स्ट्रक्चर, जिसको अपन क्वाजी फेडरल हालांकि बोलते हैं, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। तो फिर कैसे हो सकता है एक साथ चुनाव? तो लॉ कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2 फेज में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2 फेजेस में, पहले फेज में लोकसभा चुनाव के साथ ही कुछ राज्यों के चुनाव भी करा दिए जाएं और दूसरे फेज में बाकी बचे राज्यों के चुनाव जो है वो एक साथ करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए कुछ राज्य का कार्यकाल बढ़ाना पड़ेगा। तो अगेन वही बात होगी ना कि फिर बहुत चेंजेस करना होगा। तो किसी को समय से पहले ही भंग करना होगा, यानी कि कुछ स्टेट अगर हम लोग 2 ग्रुप्स बना दें और उस ग्रुप में जो है इलेक्शन अगर कंडक्ट करें तो भी स्थिति जो है वो बिल्कुल क्लियर कट नहीं डेवलप हो सकती, वहां पर भी इशू आएंगे। तो क्या राजनीतिक पार्टियां मानेंगी जिन्हें ये करना है? यानी कि अगर कोई भी स्टेट के अंदर किसी, अगर, और नॉर्मल सी बात है यार, आप किसी स्टेट के अंदर बोलोगे कि यार आप अपनी असेंबली डिसॉल्व कर दो, तो क्या कोई पार्टी मानेगी जो रूलिंग में है? नहीं मानेगी ना। वो क्यों बोलेगी कि हम लोग क्यों अपना टेन्योर को जो है वो वेस्ट करें या खत्म करें, डिसॉल्व कर दें पहले, क्यों करें? नहीं मानेगी, बहुत मुश्किल है। तो जुलाई 2018 में लॉ कमीशन ने एक साथ चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग भी बुलाई थी, यानी कि इस पर देखो कार्य भी चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। तो सिर्फ 4 पार्टियों ने ही इसका समर्थन किया, सपोर्ट किया, जबकि 9 अपोज में थी, विरोध में थी। भाजपा और कांग्रेस ने इस पर कोई राय नहीं दी, बोला कि हमें कुछ नहीं बोलना। विरोध करने वाली पार्टियों की कई चिंताएं भी थी। उनका कहना था कि अगर साथ चुनाव कराने के कारण समय से पहले विधानसभा भंग कर दी गई और चुनाव में रूलिंग पार्टी या गठबंधन हार गई तो फिर क्या? पार्टियों का यह भी कहना था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होने से वोटर स्थानीय मुद्दों की बजाय राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट डालेंगे। यानी कि वही मैंने आपको बताया, ये वाला क्लॉज जरूर मेंशन करना कि जो हमारा जो क्वाजी फेडरल सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। क्वाजी फेडरल जरूर लिखिएगा। एक सवाल यह भी है कि साथ चुनाव कराने से एक ही पार्टी को जीत मिलेगी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। जैसा मैंने भी आपको बताया था, वोटर की टेंडेंसी, राइट, कि वो जो जिस भी पार्टी को वो वोट डालते हैं सेंटर के लिए, वो अपनी स्टेट के लिए भी डालते हैं, तो वो एक ही पार्टी फिर पूरे नेशन पर रूल करती हुई हम लोग को नजर आएगी। हालांकि ऑब्जेक्टिव उसका यही है। वैसे तो राजनीतिक पार्टियों को तो इसकी चिंता है, लेकिन ऐसा कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि हमारे देश का वोटर अलग सोचता है। हाँ, मतलब बिल्कुल अपन एक ही तरीके की बात तो कर ही नहीं सकते। अब वोटर के ऊपर है, वोटर टू वोटर के ऊपर है कि वो क्या सोच रहे हैं। बट हाँ, मैक्सिमम केसेस में यही चीज हम लोग को देखने को मिलती है। अगर वो लोकसभा में किसी पार्टी को जिता रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि विधानसभा में भी उसको जिताएगा। तो देखो, दोनों अप्रोचेस देखिए अपन ने। द हिंदू के आर्टिकल की जो बात मैंने आपको बताई थी उसमें स्ट्रेट फॉरवर्डली इन सब चीजों के बारे में मेंशन किया था, वोटर की टेंडेंसी के बारे में मेंशन किया था। यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि क्योंकि पर्सन टू पर्सन अलग अलग होता है, कि हर एक पर्सन की मेंटालिटी अप्रोच अलग अलग होती है, तो वो किसको वोट देना चाहे किसको नहीं देना चाहे ये देखने को, मतलब उनके ऊपर डिपेंड करता है। और आप अपन उनकी जो टेंडेंसी है उसको चेंज नहीं कर सकते। बट हाँ, मैक्सिमम केसेस में यही पाया गया है कि एक वोटर जो है उसकी चॉइस जो होती है वो पहले से फिक्स्ड होती है एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए। तो जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव से 6 महीने पहले ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव हुए, इन तीनों राज्यों में भाजपा हार गई। लेकिन जब यहां लोकसभा चुनाव हुए तो भाजपा ने यहीं की 95% से ज्यादा सीटें जीत ली। इसी तरह लोकसभा के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा,
झारखंड में विधानसभा चुनाव हुए, भाजपा मुश्किल से हरियाणा में सत्ता अपनी बचा पाई। तो देखो ये भी एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग को देखने को मिल गया 2019 के इलेक्शन में कि लोगों ने अलग अलग पार्टीज को भी वोट किया है। इससे समझ आता है कि 6 महीने पहले वोटर ने जिस पार्टी को चुनाव में जिताया, 6 महीने बाद उसी पार्टी को भी हरा दिया। यानी वोटर लोकसभा में और विधानसभा में अलग अलग मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करते हैं। तो ये वाला जब आप एग्जाम्पल लिखेंगे तो आप इसमें ये वाली चीज भी मेंशन कर सकते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है अबाउट इलेक्शन और अबाउट चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव, राइट। तो ये वाली चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके आंसर के अंदर। तो देखिए कितने अपने बेहतरीन तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया। बस एक लास्ट चीज है कि इतना तो ठीक है, लेकिन क्या ये अभी मुमकिन है? तो फिलहाल तो एक साथ एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जो है तो उसकी गुंजाइश नहीं दिख रही है। हालांकि लॉ कमीशन जो है वो एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने का ढांचा तैयार कर रही है, तो इस पर काम चल रहा है अच्छे से। और ये अभी इसलिए भी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे देश में हर साल औसतन 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। अगले साल ही जनवरी से जून के बीच 6 राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ये चीज है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको बहुत अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी, राइट। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में भी आपको पूरा आइडिया है ही ऑलरेडी। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन रेडी है कि इलेक्शन कमीशन वन नेशन वन इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है प्रॉपर तरीके से। इससे पहले नेशनल वोटर्स डे, कोई मुझे बता सकता है कि नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल वोटर्स डे पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी थी और वन नेशन वन वोटर्स लिस्ट की भी बात करी थी, चर्चा करी थी। तो नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो ये एक चीज है। और बाकी वन नेशन वन इलेक्शन का एक टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है गाइस, जिसकी एक बहुत अच्छी आपको जानकारी होनी चाहिए, राइट।